जागरूक मंच घोषित समाज सेवा संस्थान की जानिब से जो प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित होने वाला है, उसी कड़ी में इस बार एक नया अध्याय हम जोड़ने जा रहे हैं, जिसमें कि जो बच्चे इस प्रतिभा सम्मान समारोह में मेरिट लिस्ट में टॉप कर रहे हैं, जिन्होंने हाईएस्ट परसेंटेज या प्रतिशत प्राप्त किए हैं, उन्हीं बच्चों के साथ हम एक शो आयोजित कर रहे हैं, जिसका नाम है टॉपर्स टॉक। इसी कड़ी में आज टॉपर्स टॉक में आज हमारे साथ बात करने जा रहे हैं, उनका नाम है जैस्मिन। जैस्मिन बालोतरा से है। आपके वालिद साहब का नाम शौकत खिलेरी है, आपके दादा का नाम गुलाम रसूल जी खिलेरी है। और जैस्मिन के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि आपने जो प्रतिभा सम्मान समारोह पिछली बार आयोजित हमारे यहाँ पर हुआ था, उसमें 10वीं कक्षा में भी टॉपर्स का खिताब हासिल किया था। इसी कड़ी में मैं इस्तकबाल करना चाहूँगा जैस्मिन का। जोरदार तालियों के साथ जैस्मिन का इस्तकबाल किया जाए। कैसे हैं जैस्मिन आप? मैं अच्छी हूँ, आप बताएं। बस अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है। यहाँ आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, लिटरली बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा। क्या सोच के आए आप घर से? क्या आपको टॉपर्स टॉक शो में जाना है, तो रात को नींद आई या नहीं है आपको? ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे नींद नहीं आई, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरे लिए एक बहुत नया एक्सपीरियंस है और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ बार बार नहीं मिलती है। तो मेरे को बहुत दिल से मन भी था जाने का, कहीं ना कहीं नर्वसनेस भी होती है बिकॉज इट्स फर्स्ट टाइम, बट मेरे को है कॉन्फिडेंस कि मैं कर लूँगी। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने एक चीज बोली थी कि नींद लेते हुए सपने सब देखते हैं, यस यस, पर जब जागते हुए सपने देखते और नींद उड़ जाती है, तब सफलता हमारे कदमों में रहती है। आप इस बात से सहमत है? ऑफ कोर्स, क्योंकि अभी मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन है मेरी ही सिटी में, वहाँ पे ऐसा कुछ हुआ था, तो वहाँ पे मैंने स्पीच में यही क्योट बोला था। आपके बारे में हमें बताया गया है कि आपने साइंस स्ट्रीम में 92.80% हासिल किए हैं। क्या ये परसेंटेज आपके लिए काफी है? मेरा केस थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि मेरे 10th में 94% मैंने स्कोर किए थे जी। फिर मैंने 11th के अंदर आके कॉमर्स मैथ्स में ऑप्ट किया था, बट हाफ ईयरली से 20 दिन पहले मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं इस सब्जेक्ट पे इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर पा रही। तो मैंने अपने दादाजी से शेयर किया, उन्होंने मेरी हाथों हाथ स्ट्रीम चेंज करवा दी। फिर ऑफ कोर्स मेरे लिए नया सब्जेक्ट था। मेरे 12th के प्री बोर्ड के एंड तक मेरे स्कोर इतने अच्छे नहीं थे, बट कैसे भी करके मैंने इस प्रॉब्लम को हैंडल किया। और हाँ, अगर मैं बहुत पहले ऑप्ट कर चुकी हूँ तो इससे बेटर आते, बट मैं इससे भी सेटिस्फाई हूँ। बहुत ही अच्छी बात है। एक बच्ची के लिए लास्ट मोमेंट पे आके सब्जेक्ट चेंज करके नए स्ट्रीम में जाना अपने आप में एक बहुत टफ टास्क होता है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपकी इस बात को। मैं जानना चाहूँगा कि जैसे टॉप कर रहे 10वीं या 12वीं में जो बच्चे टॉप कर रहे हैं, कितने घंटे पढ़ाई बच्चे को एक दिन में करनी चाहिए? मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, मैं क्वालिटी ओवर क्वांटिटी प्रेफर करती हूँ। अगर एक साइड एक बच्चा है, वो कह रहा है मैं 12 घंटे पढ़ता हूँ, तो उस 12 में से बहुत चंद घंटे होंगे कि वो प्रोडक्टिवली उसको यूज़ कर रहा होगा। तो मेरे हिसाब से जितने आवर्स आप प्रोडक्टिवली यूज़ कर सकते हो उतना ही आप अपना रखो। अगर मैं एक एवरेज बताऊँ तो 4 to 6 आवर्स। इसमें अगर आप एग्जाम्स नजदीक है तो आप अल्टीमेटली वो इंक्रीज हो ही जाते हैं, बट प्रोडक्टिवली यूज कितना कर सकते हो उतना टाइम स्लॉट रखना। ओवरऑल आप कहना चाह रहे हैं कि टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी का एक बहुत अभिन्न हिस्सा होता है। टाइम मैनेजमेंट स्टडी को अप करने के लिए भी एक अपने आप में महत्वपूर्ण चीज होती है, यही आप कहना चाह रहे हैं ना? बोर्ड परीक्षाओं के 1 महीने के पहले क्या रिवीजन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? ऑफ कोर्स होनी चाहिए, बट कुछ मिस्टेक्स है जो काफ़ी स्टूडेंट्स करते हैं जो नहीं करनी चाहिए। वो है बोर्ड से 1 महीने पहले कभी भी कोई फ्रेश टॉपिक शुरू नहीं करना चाहिए। इस टाइम को रिवीजन को ज़्यादा देना चाहिए, नहीं तो आपका जो रिवाइज वाला टॉपिक है उसको भी आप स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाओगे, फ्रेश टॉपिक को भी ग्रैस्प करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आप दोनों जगह जो है मार्क्स को लूज करने के जो चांसेस रहते हैं, इसीलिए बेटर रहेगा कि आप रिवीजन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें।
कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि लगातार सुबह से शाम पढ़ते हैं, दोपहर को पढ़ते हैं, रात को पढ़ते हैं, बोर्डनेस तो फील होती होगी आपको, बोर्डनेस को कैसे रिमूव करते हैं आप? बोर्डम के बेसिकली दो कह सकते हो रीजन हो सकते हैं। एक, कभी कभार ना स्टूडेंट अपने आप को सेल्फ सेटिस्फेक्शन देने के लिए एक ही एक टॉपिक बार बार पढ़ता है और वो एंड करता है बोर्डम से। और एक रीजन हो सकता है एक स्टूडेंट फिजिकली और मेंटली थक भी जाता है कभी कभार। तो इसके सोल्यूशन ये है, एक तो आप जब भी बोर्डम फील करो कोई फ्रेश टॉपिक निकालो, क्योंकि आपके माइंड ने वो चीज़ पहले एब्जॉर्ब कर नहीं रखी है, तो वो थोड़ा ज़्यादा एक्टिव रहेगा। सेकेंडली, जब आप बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हो मेंटली और फिजिकली, उस केस में आपको ऐसा करना चाहिए, जो शॉर्ट टाइम स्लॉट्स होते हैं, छोटे छोटे टाइम स्लॉट, छोटे छोटे टारगेट्स, ये आपके बोर्डम को धीरे धीरे ग्रेजुअली मतलब खत्म करने में हेल्प करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आपका कॉन्फिडेंट देख के मेरे को लग रहा है कि आप बहुत ही सुलझी हुई और समझदार बच्ची है। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि 11वीं में आपके पास कॉमर्स था, ऐसा क्या रीजन हुआ या ऐसा क्या हुआ कि एकदम स्ट्रीम चेंज करनी पड़ी आपको, कॉमर्स से साइंस में आना पड़ा? स्ट्रीम चेंज करने के पीछे क्या रीजन था? कॉमर्स भी एक अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि मेरा पोटेंशियल मैं वेस्ट कर रही हूँ और मैं बेटर कर सकती हूँ अगर मैं साइंस में जाऊँ। तो मैंने अपनी फैमिली से इस चीज़ के बारे में शेयर किया और मैंने साइंस ऑप्ट कर ली। आप बहुत लकी है कि आपकी फैमिली ने आपकी बात को समझा अल्हम्दुलिल्लाह। और कॉमर्स से साइंस स्ट्रीम में आके उसके बाद आपने जो एक मुकाम हासिल किया है, 92.80% हासिल किए, अपने आप में काबिल तारीफ है। इतना आसान नहीं होता कि स्ट्रीम चेंज करके इतना बढ़िया रिजल्ट अचीव करना। एकदम में बदलने का मन क्यों हुआ? इस प्रोसेस में पेरेंट्स का कैसा रेस्पॉन्स था? पेरेंट्स का रेस्पॉन्स अच्छा था आपका? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मैंने सबसे पहले अपने ग्रैंडफादर को कैजुअली बोल दिया कि मेरे को इंटरेस्ट नहीं आ रहा। द वेरी नेक्स्ट डे वो स्कूल आ गए, उन्होंने मेरी स्ट्रीम चेंज करा दी बिना कुछ कहे। और मदर का भी इसमें बहुत रोल था, क्योंकि मैं थोड़ा सा पैनिक कर रही थी, इतना बड़ा सिलेबस लेट हो गया है, कैसे करूँगी। वो लिटरली शी इज़ ओनली, मतलब उन्होंने 5th क्लास तक अपनी स्टडी करी है, वो मेरे को शेड्यूल बना के देती थी कि ऐसे पहले ये चैप्टर कवर कर, फिर ये चैप्टर कवर कर, ये छोटे हैं, ये बड़े चैप्टर हैं। तो इन 2 लोगों का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल। मैं नाज़रीन हज़रात का ध्यान इस बात पे दिलाना चाहूँगा कि एक बच्चे की सफलता के पीछे उनके पेरेंट्स का, फैमिली मेंबर्स का, गार्जियंस का कितना एक अहम रोल होता है, एक महत्वपूर्ण रोल होता है। उसी की एक झलक अभी जास्मिन से बात करते हुए नज़र आई कि सब्जेक्ट चेंज करने के मुद्दे पे पूरी फैमिली आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी थी और उन्होंने ही इनका कॉन्फिडेंट अप किया, जिसकी वजह से आपने इतना अच्छा मुकाम हासिल किया। आगे का सवाल मेरा आपसे ये है कि अब आपको नया सब्जेक्ट जीरो से शुरू करना था, तो जो नए कॉन्सेप्ट होते हैं उनको समझने में दिक्कतें हुई होगी स्कूल में, तो आपने इस चैलेंज को कैसे टेक्निकली हैंडल किया? ऑफ कोर्स चैलेंजिंग तो रहता ही है, बिकॉज आप कंपैरेटिवली अदर स्टूडेंट थोड़े से लेट होते हो। तो ऐसे केस में कभी भी परफेक्शनिज्म के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए और ना ही किसी चीज़ में डिटेल में जाना चाहिए, उतना करना चाहिए जितना नीडेड है। तो मेरे केस में मैंने ना तो बहुत यूट्यूब का हेल्प लिया था, तो ज़्यादा बड़े वीडियोस भी नहीं देखने होते, ज़्यादा छोटे भी नहीं देखने होते, बहुत ही जो मीडियम वीडियोस होते हैं, 1 शॉट वीडियोस, उनको जो भी बोला जा रहा है उसको नोट डाउन करो, उसी को रिवाइज करो। अगर बोर्ड क्लास में हो, ज़्यादा नीडेड है तो पीवाईक्यूज की हेल्प लो। 70% ऑफ पेपर आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। मतलब टेक्नोलॉजी का सहारा लिया है, तो अब अभी भी हमारे पास ऑनलाइन स्टडी को लेके इतना एक्सेप्टेंस नहीं है और ये ख्याल भी है कि ऑफलाइन स्टडी से ज़्यादा बेहतर मार्क्स आते हैं। तो आपकी इस पर क्या राय है? ऑनलाइन बेटर है, ऑफलाइन बेटर है, या दोनों का कंपैरिजन होना चाहिए? देखिए, मैं दोनों को ही सेम दर्जे पे रखती हूँ, क्योंकि ऑफलाइन में हाँ, एक एडवांटेज है, वहाँ पे टीचर और क्लासमेट्स के साथ में ऐसा इंटरेक्शन होता रहता है, तो एक काइंड ऑफ डेकोरम बना हुआ रहता है, डिसिप्लिन बना हुआ रहता है। बट ऑनलाइन के केस में आपको वो सारा डिसिप्लिन खुद से क्रिएट करना पड़ता है। बट हम किसी भी एक मोड को बेटर नहीं कह सकते, क्योंकि काफ़ी सारे मेरे जैसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ऑनलाइन जो है कंफर्ट जोन में पढ़ाई करना, जब आसपास को डिस्टर्ब करने वाला ना हो, तो बेटर लगता है। तो ये डिपेंड करता है स्टूडेंट को कैसा जोन पसंद है। स्कोर तो दोनों में कर सकते हैं, दोनों मोड के थ्रू कर सकते हैं। ओवरऑल कहने का मतलब है डिसिप्लिन हमारे अंदर होना चाहिए, हम कैसे उसको हैंडल कर सकते हैं। ऑनलाइन पढ़ाई में सेल्फ मोटिवेशन या डिसिप्लिन रखना खुद को बहुत मुश्किल है और डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ी समस्या है। आपने इसको कैसे संभाला? मुश्किल तो होता है, बट इस सब चीज़ों में सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो होता है माइंड का, क्योंकि आपके आसपास कोई टीचर नहीं है आपको डांटने वाला, कोई भी आपको डिसिप्लिन में रखने वाला कोई नहीं होता। तो अपने माइंड को आपको इस तरह से ना प्रिपेयर करना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे केस में मैंने, अगर कोई भी वीडियो 3 घंटे का है, तो मैंने अपने आप को फोर्स किया कि मैं 1 घंटे वो वीडियो देखूंगी, इसके बीच में ना कहीं उठ के जाऊंगी,
कहीं पे भी नहीं जाऊंगी, अगर पानी पीना है बॉटल पास में होगी। इस तरह से आप इन आवर्स को ना अल्टीमेटली वो खुद इंक्रीज करते जाओगे, आपका माइंड उस हिसाब से जो है वो हैबिचुअल हो जाएगा। नहीं, जब मैं आपसे टॉक करने यहाँ बैठा ना, तो मेरे माइंड में क्वेश्चन था पहले से ही कि मैं आपसे पूछूंगा कि स्क्रीन टाइम का क्या रोल होता है, बट आपने अब आपसे पूछने का मुझे सोचना पड़ रहा है कि स्क्रीन टाइम के बारे में पूछूं या नहीं पूछूं, क्योंकि आपने टेक्नोलॉजी का, यूट्यूब का या जो भी आपके पास सिस्टम है उसका यूज किया है। तो जनरली क्या होता है कि आपकी जनरेशन के जो बच्चे हैं, स्क्रीन टाइम मतलब मोबाइल चलाना, उसमें उसमें जो करते हैं, वो क्या ये सही होता है या गलत होता है? उसको कैसे यूज करना चाहिए, उसको किस वे में लेना चाहिए? कोई भी चीज पढ़ाई से तो इम्पोर्टेंट होती नहीं है, तो ऐसे केस में जो एप्स है जो आपको लग रहा है वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो आप क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। मेरे केस में जो ऐप मेरे को डिस्ट्रैक्ट कर देते वो मैंने अपने फादर के फोन में डाउनलोड कर दिया है, ताकि ब्रेक के टाइम मैं थोड़ा सा 5 मिनट अगर मेरे को बाहर की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, मेरे किसी फ्रेंड ने मेरे को मैसेज किया है तो वो मैं देख लूँ बस। इसके अलावा मेरे पर्सनल फोन के अंदर तो कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे मैं डिस्ट्रैक्ट हो सकूँ। और टाइमर का मैंने काफी यूज करा, क्योंकि टाइमर आपको रियलिटी चेक देता है। जैसे कि अगर मैं पानी भी पी रही हूँ, उठ के 2 मिनट कहीं जा भी रही हूँ, तो मैंने टाइमर को स्टॉप कर देती थी। उससे आपको रियलिटी चेक मिल जाता है कि आपने इतने घंटे पढ़ाई करी है, तो उस हिसाब से आप फिर फोन यूज करते हो, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर आपके ऊपर रहता है। ओवरऑल कहने का मतलब डिसिप्लिनरी पार्ट है सारा ही, यही कहना चाह रहे हो ना? यस। चलो, अब मैं आपसे एक ओपिनियन लेना चाहूंगा। आपके अकॉर्डिंग हमारी कम्युनिटी में एजुकेशन को नॉर्मलाइज करना क्यों जरूरी है? मतलब जो हमारी कम्युनिटी है, घोसी समाज जिसको हम कहते हैं, तो इसमें एजुकेशन को नॉर्मलाइज करना क्यों जरूरी है और कैसे जरूरी है? एजुकेशन को नॉर्मलाइज करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एजुकेशन एक बेस की तरह काम करता है हर ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। अगर मैं फिनेंशियल डेवलपमेंट की बात करूं और किसी भी तरह की डेवलपमेंट की मैं बात करूं, तो जैसे मेंटल एबिलिटी, थिंकिंग, ये सारी चीज़ें हमें एजुकेशन से मिलती है। और उस अगर यही चीज़ें नहीं होगी तो ओवरऑल हमारी कम्युनिटी की डेवलपमेंट कैसे होगी? इसीलिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। क्या कम्युनिटी के डेवलपमेंट में आप पार्ट लेना चाहेंगे? ऑफ कोर्स लेना चाहूँगी। आप क्या सोचते हैं, कम्युनिटी का डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, कैसे कर सकते हैं? आपका क्या ओपिनियन है उसमें? कम्युनिटी के डेवलपमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट होता है गर्ल्स को भी आगे लाया जाए। अगर आप लिटरेसी रेट देखो मुस्लिम्स का इंडिया के अंदर, तो वो बाकी कम्युनिटी से थोड़ा कम है। अगर उसमें भी डेप्थ में जाके देखो तो गर्ल्स का थोड़ा और वो भी स्टेप बैक करती है। तो अगर आप चाहते हो हमारी कम्युनिटी डेवलप करे, तो सबसे पहले तो गर्ल्स को आगे लाना चाहिए, उनको मौका देना चाहिए, अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। जैसे कि अगर आज मैं बैठी हूँ तो मैं चाहती हूँ मेरी जैसी कोई और भी लड़की आके बैठे, मुझे बहुत खुशी होगी। पिछले कुछ सालों में जैसे आपने गर्ल्स की बात बोली है, पिछले कुछ सालों में ये सिनेरियो चेंज हुआ है। मैं जहाँ तक जानता हूँ, मैं जहाँ तक समझता हूँ, ये सिनेरियो काफ़ी चेंज हुआ है। अब फैमिलीज़ है या पेरेंट्स अपनी बच्चों को पढ़ाने और उनको तालीम दिलाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा सोचते हैं। इसका रिजल्ट हमें अभी जैसे सिविल सर्विसेज के जो एग्जाम्स क्लियर हुए हैं, उनकी जो लिस्ट आई है, उसमें भी हमें उसका रिजल्ट हमें देखने को मिला है। और हम चाहेंगे कि इससे और ज़्यादा हम आगे बढ़े और हमारे बच्चों को हम आगे पढ़ाएं। आपका मुस्लिम गर्ल्स एजुकेशन पर क्या ओपिनियन है? मेरा मुस्लिम गर्ल्स, जैसे कि मैंने आपको बोला कि पहले इनकी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस्लाम की हिस्ट्री भी जाके देखो, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लूँ, खदीजा रदियल्लाहु ताला, उन्होंने, माई खदीजा। हाँ सॉरी अगर मैंने गलत बोला हो तो वो मर्चेंट थी, उनका ट्रेड इतना दूर दूर तक फैला हुआ था। तो इससे ये पता चल रहा है कि हमारा रिलीजन हमें कभी रेस्ट्रिक्ट नहीं करता पढ़ने से। ये जो भी है वो हमारा कल्चर है, और ऑफ कोर्स रिलीजन कल्चर से पहले रखा जाता है। इसीलिए मेरे को लगता, और भी बहुत सारे इंस्पायरिंग वुमेन है हमारी इस्लामिक हिस्ट्री में, आप उनसे भी बहुत इंस्पायर होकर ये सब चीज़ें कर सकते हो। तो पेरेंट्स को ये चीज़ समझनी चाहिए। अभी जैसे जैस्मिन ने बोला कि रिलीजन और कल्चर दो शब्द है, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। हमें इन दोनों का फर्क समझना होगा। रिलीजन क्या है, कल्चर क्या है? कल्चर एक हमारा रहन सहन का तरीका है, जबकि रिलीजन उसको बाउंड नहीं करता है। रिलीजन का अगर आपने बात की है, तो हमारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था उस वक्त भी कि इल्म हासिल करने के लिए अगर चाइना भी जाना पड़े तो जाना चाहिए। उस वक्त चाइना बहुत दूर हुआ करता था, इसलिए उन्होंने इसका एग्जाम्पल दिया। तो इल्म की अहमियत तो आज से 1400-1500 साल पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई थी। और हम कोशिश करते हैं कि इल्म चारों तरफ फैले। स्टूडेंट्स की लाइफ में उसके आसपास क्या रोल होता है? आसपास का सराउंडिंग, जैसे मैंने आपको बोला, फैमिली का सपोर्ट वगैरह, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है जो ऐसा लगता है मैटर नहीं करती है, बट मैटर करती है। अगर मान लो मेरे पेरेंट्स ने मेरे को स्ट्रीम चेंज करवा दी, अगर वो फीस के अलावा अगर मेरे को इमोशनली सपोर्ट नहीं करते तो शायद मैं नहीं कर पाती इतना स्कोर। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है फैमिली का भी। एकेडमिक्स में स्टूडेंट्स नेगेटिव कंपटीशन से कैसे डील करना चाहिए, नेगेटिव कंपेटिशन से?
स्कूल लाइफ से मैंने ये सीखा है कि 2 टाइप के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, गुड कॉम्पिटिशन और नेगेटिव कॉम्पिटिशन। गुड कॉम्पिटिशन वो होते हैं जिसको देखकर आपको पुश मिलता है कि उसने अच्छा लाया तो मेरे को भी अच्छा स्कोर करना, खुद में इंप्रूवमेंट करना है। नेगेटिव कॉम्पिटिशन वो होता है जो खुद के मार्क्स को तो इम्प्रूव नहीं करेंगे, वो कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे कि वो आपके मार्क्स डिग्रेड कर दें, मतलब वो खुद में इंप्रूवमेंट नहीं लाएंगे, आपको डिग्रेड करने की कोशिश करेंगे। ऐसे केस, ये चीप टेक्निक्स होती है, बट ऐसे केस में आपको हमेशा याद रखना है कि आपको किसी को हराना नहीं है, आपको खुद को जीतना है। और जब जब आप ये खुद में इम्प्लीमेंट करोगे ना, तो मैं डेफिनेटली बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने भी अप्लाई करा है, आप ही जीतोगे। वेरी गुड। आपका मतलब इस आपके इस ओपिनियन से मेरे को ये समझ में आया, कंपैरिजन मायने नहीं रखता है। कंपैरिजन करना है तो खुद से करो, किसी और से करने की नीड ही नहीं है। बेटर बनाना है तो खुद को बनाना, ना कि किसी से बेटर बनना है। हम अगर अपने आप से बेटर बन जाएंगे तो ओवरऑल सबसे बेटर बन ही जाएंगे। आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। और ओवरऑल मैं नाज़रीन हज़रात से ये कहना चाहूँगा कि जैसा कि जैस्मिन के साथ जो टॉक हुआ है, उसमें ओवरऑल जैस्मिन की एक बात सामने आई है कि फैमिली का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपकी फैमिली ने आपको हर तरह से, हर चौराहे पे, लाइफ में हर जगह सपोर्ट किया है। तो मैं और भी तमाम हजरात से ये गुजारिश करूंगा कि हमारे बच्चों को मोटिवेशन दे और हमारे बच्चों को आगे बढ़ाए। जब तक फैमिली का सपोर्ट नहीं होगा, जब तक वालिदैन का सपोर्ट नहीं होगा, हमारे बच्चे आगे बढ़ने में झिझक महसूस करेंगे। अगर हम कंधे से कंधा मिलाकर हमारे बच्चों का सपोर्ट करेंगे तो बहुत जल्दी हमारे बच्चे कामयाबी के शिखर पर पहुंच जाएंगे। एक बार मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपका। एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ जय हिंद का। थैंक यू।